में हमने ये बताया था कि इंडस्ट्री 1 मान लीजिए एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट का वो हिस्सा जो एग्रीकल्चर सेक्टर अपने ही यहाँ पर इनपुट की तरह यूज कर रहा है, यही कहा था हमने आप लोगों से X11 के बारे में। सिमिलरली X22 के बारे में हमने आपसे क्या कहा था, मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो हमने क्या कहा आपसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आउटपुट का वो हिस्सा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने ही यहाँ पर इनपुट की तरह यूज कर रहा है। तो यानी कि ये जो सर्कल, रेड सर्कल में जो दो एलिमेंट्स हैं आपके, ये वो एलिमेंट्स हैं या ये वो इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इनपुट इंडस्ट्री अपने यहाँ से ही उठा रही है, अपने यहाँ के ही बनाए हुए सामान में से थोड़ा सा हिस्सा वो इनपुट की तरह यूज कर रही है। तो इनकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए जब हम इनपुट रेशियोज में बात कर रहे हो, यानी कि जब आप इसका इनपुट रेशियो निकालें A11 और इसका इनपुट रेशियो निकालें A22, तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि आप एक यूनिट एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने के लिए उसकी पूरी एक यूनिट को इनपुट की तरह नहीं यूज करेंगे। A11 क्या दिखा रहा है, A11 दिखा रहा है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जो इनपुट ले रहे हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना इनपुट लेके आप आउटपुट बना रहे हैं, यही तो दिखा रहा है। तो आपको, या फिर A22 क्या दिखा रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कितना इनपुट ले रहे हैं और तब जाके आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक आउटपुट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री को एक यूनिट बनाना है अपने किसी भी कमोडिटी का, तो वो अपने यहाँ का पूरा एक यूनिट तो नहीं लगा देगी ना इनपुट की तरह, फिर उसका नेट आउटपुट क्या है, नेट आउटपुट तो फिर कुछ होगा ही नहीं। तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए किसी किसान ने 100 किलो गेहूं उगाया, ठीक है, अगले साल उसको फिर से 100 किलो गेहूं उगाना है, तो वो थोड़ा सा गेहूं रखेगा ना। अगर उसको ये होता कि 100 किलो गेहूं उगाने के लिए उसको 100 किलो गेहूं ही बोना पड़ेगा, तो फिर उसका प्रोडक्शन क्या है, नेट आउटपुट तो यही बात हम यहाँ पे आप लोग को समझा रहे हैं। इसलिए इनकी वैल्यूज 1 नहीं हो सकती। 1 का मतलब है कि आप पूरा एक यूनिट यूज कर रहे हैं उसका इनपुट की तरह, तब जाके आप एक यूनिट आउट आ पा रहे हैं, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, ये तो कोई प्रोडक्शन का रूल नहीं होता। तो ऐसा आप किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो सकते जिसमें आपको एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए उस इंडस्ट्री का पूरा एक यूनिट इनपुट की तरह यूज करना पड़े। इसलिए जो पहली कंडीशन है आपकी वो केवल इन दोनों के लिए ही है, केवल X11 और X22 वाले वैल्यूज के लिए है, यानी A11 और A22 के लिए है। बाकी दोनों से हमें मतलब नहीं है, बाकी दोनों की वैल्यूज 1 हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि X12 क्या है, X12 है एग्रीकल्चर सेक्टर के आउटपुट का वो हिस्सा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने यहाँ पर इनपुट की तरह यूज कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी एक यूनिट बनाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर की पूरी एक यूनिट यूज कर सकता है, वो लॉजिकल है। ठीक है, इसी तरीके से X21 क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो हिस्सा, सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर का वो हिस्सा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने यहाँ यूज कर रहा है इनपुट की तरह। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि आप जब क्रॉस आउटपुट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई एक इंडस्ट्री जब किसी दूसरे इंडस्ट्री के इनपुट को यूज कर रही है, किसी दूसरे इंडस्ट्री के आउटपुट को अपने यहाँ पर इनपुट की तरह यूज कर रही है, तो वो उसका पूरा एक यूनिट यूज कर सकती है एक यूनिट बनाने के लिए। ये तो लॉजिक है, इसमें तो समझ में आ रहा है लॉजिक। लेकिन वो अपने ही यहाँ के पूरे आउटपुट के पूरे एक यूनिट को यूज करे अपने यहाँ का एक नया आउटपुट बनाने के लिए, ये फिजिबल नहीं है। यानी कि वो पूरा एक यूनिट यूज कर रही है तब जाके वो एक यूनिट बना पा रही है, तो वो एड ऑन क्या करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हॉकिंस साइमंस थे उन्होंने पहली कंडीशन क्या दिया कि आपकी जो AII की वैल्यू है, AIIs की जो वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए। अब इसी कंडीशन को हम आपको एक दूसरी तरीके से इंटरप्रेट करके दिखाते हैं। हम लोगों ने क्या डिफाइन किया कि AII जो है जितने भी, यानी A11, A22, A33 जो भी है, उन सब की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अगर हम यही लिख रहे हैं और I माइनस A मैट्रिक्स लिख दे इस कंटेक्स्ट में, हमने अभी आप लोगों को क्या बताया कि A मैट्रिक्स आप में जिसमें आपका A11, A12, A21 और A22 चार एलिमेंट्स हैं, इसमें जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है क्योंकि आप कुछ तो यूज ही कर रहे हैं, या एट द मोस्ट 0 होंगे। ठीक है,
या तो वो जीरो हो सकते हैं या जीरो से ज्यादा हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि आप कुछ इनपुट यूज करेंगे या तो कुछ बिल्कुल भी इनपुट उस पर्टिकुलर अपने इंडस्ट्री का नहीं यूज करेंगे, इतना ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप नेगेटिव इनपुट क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए A11 A22 जो है या इसके आगे और भी अगर होते हैं तो इनकी वैल्यू एट द मोस्ट जीरो हो सकती है या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमें पता है कि हम ए मैट्रिक्स जब निकालते हैं उसके बाद हम जो मैट्रिक्स वर्कआउट करते हैं वो है आई माइनस ए की मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई माइनस ए के लिए जो आप आई मैट्रिक्स लिखेंगे इसी ऑर्डर की 1 0 0 1, ठीक है, और माइनस करेंगे ए मैट्रिक्स से, तो ये जो जीरो वाले एलिमेंट्स हैं जब आप आई माइनस ए निकाल रहे हैं तो फॉर श्योर ये तो नेगेटिव आएंगे, -A12 एंड -A21, क्योंकि आप जीरो से माइनस कर रहे हैं तो ये तो नेगेटिव ही आएंगे। लेकिन ये जो आपके मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, अब इसको अगर हम इससे रिलेट करें तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन निकाला है कि जो A11 और A22 है इसकी वैल्यू या तो लेस देन 1 है और या तो जीरो होगी एट द मोस्ट। तो अगर हम जीरो भी मान लेते हैं, अगर A11 और A22 की वैल्यू जीरो भी हो एट द मोस्ट तो 1 से तो छोटी ही है। तो जब आप 1 से माइनस करेंगे इनकी वैल्यूज तो आपका यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा 1 माइनस A11 या फिर जो एलिमेंट आएगा 1 माइनस A22, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब आप आई माइनस ए की मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो आपके जो ये वाले जिसमें एलिमेंट जीरो है वो तो नेगेटिव होंगे, वो तो फॉर श्योर है। लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है वो फॉर श्योर पॉजिटिव होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आपकी ये जो कंडीशन है पहली वाली जिसमें हम कह रहे हैं कि ए आई आई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि जो आई माइनस ए है उसमें जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए। बात तो वही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। या तो आप ये कह दीजिए कि ए आई आई की वैल्यू लेस देन 1 है, या तो आप ये कह दीजिए कि आई माइनस ए की जो मैट्रिक्स है उसमें जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं यानी कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू आपके पॉजिटिव होनी चाहिए। दोनों में फर्क है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लेस देन 1 होनी चाहिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं पॉजिटिव होनी चाहिए। आएगी 1 से कम ही, क्योंकि आप 1 से अब अल्टीमेटली आप लोग किससे माइनस कर रहे हैं, 1 से ही माइनस कर रहे हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन में लिखने में फर्क होगा, ठीक है। मतलब वही समझ में आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम ए जो आई माइनस ए की हमारी मैट्रिक्स है वो कहाँ से आ रही है, हम आई तो हमेशा सेम ही रहेगा, आई की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, आपका सारा कैलकुलेशन ए मैट्रिक्स की वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। तो हम जब कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू लेस देन 1 है, हम इनहेरेंटली अज्यूम कर रहे हैं कि लेस देन 1 है बट जीरो या उससे बड़ी होगी, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी आई माइनस ए जो मैट्रिक्स है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। और इन सब का जो बेसिक मतलब है वो यही है कि कोई भी इंडस्ट्री अपने यहाँ जब कोई आउटपुट बनाती है तो 1 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए अपने यहाँ से अगर इनपुट यूज कर रही है तो पूरा 1 यूनिट इनपुट का नहीं यूज कर सकती, करती ही नहीं है, करेगी ही नहीं, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है, ये फीजिबल ही नहीं है प्रोडक्शन में। कोई भी प्रोड्यूसर इसलिए नहीं प्रोड्यूस करता कि वो जितना प्रोड्यूस लगा रहा है उतना ही प्रोड्यूस करे, वो प्लस करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोड्यूस करता है। तो ये लॉजिक पर हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि जो आपकी पहली कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि ए आई आई की वैल्यू आपकी लेस देन 1 होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो आई माइनस ए के लिए, और ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की कंडीशन है, क्यों, आई माइनस ए की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग याद करिए जो आप लोग का फॉर्मूला है वो कहता है कि x इज इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स इंटू एफ, और आई माइनस ए इनवर्स जब आप निकाल रहे हैं तो आप क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए अपॉन आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट। और हम लोगों ने इनवर्स में कंडीशन पढ़ी है, इनवर्स की कंडीशन क्या कहती है कि जब भी आप इनवर्स निकालने जा रहे हैं
तो पहली बात है कि वो एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स से आना चाहिए वो डिटर्मिनेंट। सेकंड थिंग, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये 0 हो गई तो इसका सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हाँ, जब इसका सोल्यूशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो आप एक्स की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये उन लोग हॉकिंस और साइमन जो दो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दो ऐसी कंडीशंस डिफाइन की हैं जो कि इनपुट आउटपुट के एनालिसिस में एग्जिस्ट करनी ही करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगी तो फिर आपका इनपुट आउटपुट का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये दो, अगर मान लीजिए एग्जाम में यूजुअली शॉर्ट नोट्स में आता है कि हॉकिंस साइमन की कंडीशन डिस्कस करिए, और हो सकता है आपसे पूछे कि किस रेफरेंस में कंडीशन दी गई है या किस मॉडल को सपोर्ट करने के लिए दी गई है। तो इनपुट आउटपुट के मॉडल को सपोर्ट करने के लिए दी गई है कंडीशंस, और क्या हैं ये कंडीशंस वो आप को आ सकता है। या दूसरे तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपसे पूछे कि साइमन कंडीशन क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। मतलब ये हम आपको लॉन्ग के लिए बता रहे हैं कि लॉन्ग में कैसे आ सकता है। तो लॉन्ग में आपसे कह सकता है कि आप हॉकिंस साइमन कंडीशंस के बारे में लिखिए, फिर आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको बाकी सब कुछ करना है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालनी है, लियोन्टिफ मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। मान लीजिए आपको कह रहा है कि टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ए निकालिए, लियोन्टिफ मैट्रिक्स कैलकुलेट करिए आई माइनस ए, और उसके बाद प्रूव करिए कि जो ये क्वेश्चन है ये हॉकिंस साइमन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस केस में आपको दिखाना पड़ेगा कि वो जो आपने ए मैट्रिक्स निकाली है उसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज लेस देन 1 है। फिर आपको आई माइनस ए जो मैट्रिक्स निकाली होगी आपने, उसका इनवर्स तो नहीं निकालना पड़ेगा, बट उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के चेक करवाना पड़ेगा कि हाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है, पॉजिटिव आ रही है, तो हम कह देंगे कि हाँ ठीक है, हमारा जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा, हॉकिंस साइमन की कंडीशन यहाँ पर प्रूव हो रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में अगर हॉकिंस साइमन कंडीशन पे आ रहा है। बाकी तो यूजुअली हॉकिंस साइमन शॉर्ट नोट में ही आता है, तो शॉर्ट नोट्स के हिसाब से तो आप लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर लगे कि कम है लिखने के लिए, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि दो ही कंडीशंस हैं, तो आप लोग अपना एक खुद का एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद का एक बेसिक एग्जाम्पल क्रिएट करके उस पर हॉकिंस साइमन कंडीशन को टेस्ट कर दीजिएगा, प्रूव कर दीजिएगा। तो वो आपका क्वेश्चन एक तरह से फुलफिल हो जाएगा शॉर्ट नोट्स के हिसाब से भी, और आपका बन जाएगा आंसर उस हिसाब से। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। सत्तर मिश्रा आप लोग का सिलेबस कर्टेल्ड है एज ऑफ नाउ, तो कर्टेल्ड है, आगे का नहीं पता मुझे। ठीक है, तो आज हम आप लोग का इनपुट आउटपुट यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। मैटर्स डिटर्मिनेंट्स हम कवर अप कर चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी चीज में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट यूनिट आप लोग देखिएगा कर्टेल्ड सिलेबस का, तो उसमें आप लोग का नेक्स्ट जो एक टॉपिक बचा हुआ है वो है डिफरेंस इक्वेशन, अंतर समीकरण। वो बहुत एलिमेंट्री सा टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसमें बेसिक कुछ क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस इक्वेशन निकालने के, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं उसको। आज की क्लास में हम कुछ नया नहीं स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो आप लोगों को जो भी कुछ पूछना हो, अभी तक हम लोग ने जितना कवर किया उसमें से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस लगाते रहिएगा आंसर में से, क्योंकि उसमें जैसे आते हैं वैसे ही आप लोग के मोरलेस आते हैं एग्जाम में। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं कभी कभार, बट यूजुअली वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। शिवम, आज हो रहा है आपका डिस्कनेक्ट या हमेशा हो जाता है? तो आज हो सकता है कोई इशू, अगर हमेशा होता फ्रिक्वेंटली हो रहा होगा तो एक बार जो है बात कर लीजिएगा कॉलेज आके आईसीटी सेल में, वहाँ पे
आईसीटी में एक सर बैठते हैं, आशुतोष सर, वही ये सब हैंडल करते हैं, क्योंकि हम लोग को खुद ही बहुत इश्यूज होते हैं इस पे, तो हम लोग उन्हीं से बात करते हैं फिर। अच्छा, हम लोगों ने जो 2 कंडीशंस डिस्कस किया है हॉकिंस सेवन का, इसमें पहली कंडीशन है कि आपकी ए आई आई की जो वैल्यूज है, हम जब भी शॉर्ट में ए यूज करेंगे, इसका मतलब है हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहा कि जितने भी ए आई आई हैं उनकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो हमने आप लोगों से कहा कि यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं, ए आई जे लिखेंगे, बट हमने यहाँ पर ए आई आई लिखा है। तो ए आई जे जो है आपका, वो कब ए आई आई बन जाएगा, वो ए आई आई तब कहलाएगा जब आई और जे बराबर हो। तो आई और जे बराबर कब होंगे, आप अपनी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को लिखिए जनरल नोटेशन में और चेक करिए कि कब बराबर होंगे। वो तब बराबर होंगे जब 1 इज इक्वल टू 1 हो, 2 इज इक्वल टू 2 हो, एंड सो ऑन। तो जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वही आपके ए आई आई वाले एलिमेंट्स होंगे, अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए आई आई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये क्या है, ये आपकी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, जिसमें हम लोग इनपुट रेशियोज की बात कर रहे हैं कि हम किस अनुपात में अपने आगतों को यूज करेंगे ताकि हम अपना आउटपुट क्रिएट कर सकें। एक एक यूनिट की बात हो रही है कि एक यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए आप किस अनुपात में इनपुट को यूज कर रहे हैं। तो ये जो ए आई आईज हैं, यानी A11, A22, ये जो ये वाले हैं, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं या वो इनपुट रेशियोज है जो ये बताते हैं कि हम जिस सेक्टर के आउटपुट की बात कर रहे हैं, हम उसी सेक्टर से वो इनपुट ले रहे हैं, हम बाकी एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे। ये जो आपका A12 है या A21 है, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, जहां पे एक इंडस्ट्री जो बना रही है जो भी आउटपुट, उसके लिए जो इनपुट यूज कर रही है वो दूसरी इंडस्ट्री से ले रही है। लेकिन ये जो आपके ये वाले एलिमेंट्स हैं, A11, A22, ये वो एलिमेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्री बना रही है आउटपुट, ये वो इनपुट हैं जो वो अपने ही इंडस्ट्री से ले रही है। तो इनकी वैल्यू अगर 1 हो गई, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरा एक यूनिट ले रहे हैं अपने इंडस्ट्री के आउटपुट से, तब जाके हम एक यूनिट बना पा रहे हैं आउटपुट का। यानी कि हम पूरा एक यूनिट लेंगे अपने आउटपुट का, उसको इनपुट की तरह यूज करेंगे, और तब जाके पूरा एक यूनिट आउटपुट बना पाएंगे। तो इस प्रोडक्शन का क्या मतलब है, आप जितना बना रहे हैं वो सारा आप इनपुट की तरह वापस यूज कर ले रहे हैं, तो आप बना क्या रहे हैं फिर। तो ये तो पॉसिबल नहीं होता, ये तो होता ही नहीं, इस तरह का प्रोडक्शन तो नहीं हो सकता। जो प्रोडक्शन आपका कुछ ऐड ही ना करे टोटल प्रोडक्शन में, वो कैसा प्रोडक्शन हुआ। हम तो यहाँ पे इकोनॉमी के सेंस में बात कर रहे हैं ना, कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, और वो जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो आप भी यूज करेंगे, दूसरी इंडस्ट्री भी यूज करेगी, कंज्यूमर्स भी यूज करेंगे। बट अगर आप जितना बना रहे हैं वो सारा कुछ आप अपने ही यहाँ पर इनपुट की तरह यूज कर लेंगे, तो फिर आप दूसरे सेक्टर्स को क्या पास ऑन करेंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो ए आई आई की वैल्यू है, ये आपकी लेस देन 1 होनी चाहिए। लेस देन 1 का ये मतलब है कि हम जब अपने ही यहाँ के बनाए हुए आउटपुट में से इनपुट के लिए कुछ हिस्सा निकाल रहे हैं, तो एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए हम पूरा एक यूनिट नहीं यूज करेंगे इनपुट का, उससे कम यूज करेंगे, सो दैट हम कुछ एड ऑन कर सकें जब हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ठीक है। दूसरा है आई माइनस ए की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, वो 0 नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हम यहाँ नेगेटिव की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि नेगेटिव आउटपुट नहीं होता। हम लोग जब डिटर्मिनेंट्स में बात कर रहे थे तो आई माइनस ए 0 नहीं होना चाहिए था, हम कह रहे थे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता था। बट जब हम इनपुट आउटपुट में बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि आई माइनस ए की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, वो आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए, सो दैट हमारा जो आउटपुट आए, फाइनल आंसर जो आए हमारा, वो पॉजिटिव टर्म हो, पॉजिटिव वैल्यू हो। क्योंकि अगर आई माइनस ए आपका 0 आ गया, तो ये जो हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन किया था आई माइनस ए इनवर्स का, उसमें ये नीचे वाला आपका 0 हो जाएगा। और अगर नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो आई माइनस ए की कुछ वैल्यू नहीं आएगी, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। एंड इन दैट केस ये जो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये वर्क नहीं करेगा, आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अंकित मौर्य, हम लोग इस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते कि इनपुट इज लेस देन आउटपुट, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब कोई आउटपुट बना रही है,
तो सिर्फ एक ही इनपुट तो यूज कर नहीं रही होगी, वो अलग अलग इंडस्ट्री से इनपुट यूज कर रही होगी। तो हम इनपुट को यूनिट्स में ही बात बता सकते हैं, हम स्टेटमेंट में नहीं कह सकते कि इनपुट लेस देन आउटपुट है, क्योंकि हम वहां पर यूनिट्स की तो बात ही नहीं कर रहे। हमारे लिए हम जब दो यूनिट्स को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, हमें ये बताना पड़ेगा कि हम एक एक यूनिट की बात कर रहे हैं। हम टोटल इनपुट और आउटपुट से एक जनरल बात नहीं कह सकते कि इनपुट आउटपुट से कम होना चाहिए। हमें कहना पड़ेगा कि एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए जो एक यूनिट इनपुट है, या एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए जो इनपुट हम यूज कर रहे हैं वो कम होना चाहिए एक यूनिट से। कुछ इस तरह की बात करनी पड़ेगी, तो कंडीशन आपकी यही आ जाएगी, जनरल स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। अजम्पशंस इसमें क्या क्या थे हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शोभा ने अजम्पशंस पूछे हैं, बाकी लोग बताएंगे। अजम्पशंस बताइए। इनपुट आउटपुट के मैंने आप लोगों के साथ 3 अजम्पशंस डिस्कस किए थे। पहला अजम्पशन बताइए। कॉपी पलटिए और अजम्पशन बताइए आप लोग। पहला था आपका होमोजेनियस कमोडिटी। होमोजेनियस कमोडिटी क्या कह रहा था? होमोजेनियस कमोडिटी में हम लोग ये अजम्पशन कह रहे थे कि जितने भी सेक्टर्स आप ले रहे हैं अपने इनपुट आउटपुट की टेबल में, जैसे हम लोगों ने 2 सेक्टर लिया, ठीक है, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोगों ने कहा कि हर एक सेक्टर जितना भी आउटपुट बनाएगा, हमने कहा मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका 50 टोटल 50 आउटपुट बना रहा है, 50 यूनिट्स बना रहा है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मान लीजिए आपका 80 यूनिट बना रहा है, यूनिट्स। तो हम लोग पहले अजम्पशन में ये कह रहे थे कि एक इंडस्ट्री, कोई भी एक इंडस्ट्री, हम फॉर द टाइमिंग एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो अपने यहाँ पर 50 यूनिट्स बना रहे हैं, वो 50 यूनिट्स एक सी होंगी, अलग अलग सी नहीं होंगी, एक जैसी होंगी, एग्जैक्टली एक जैसी होंगी, ठीक है। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने यहाँ पर जो 80 यूनिट्स बना रहा है, उसकी हर एक यूनिट एक जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगी। इन दोनों की आपस में एक जैसी होगी, हम ये नहीं कह रहे कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की एक जैसी होगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग पहले अजम्पशन से क्या मान रहे हैं कि हर एक इंडस्ट्री अपने यहाँ पर जितना भी बना रही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो हर एक इंडस्ट्री अपने यहाँ पर जो भी बना रही है वो एक जैसी कमोडिटीज बना रही है, अलग अलग, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जितना बना रहा है वो सब एक जैसा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना बना रहा है वो सब एक जैसा है, आपस में सेम नहीं है वो, बट एक जैसे होंगे, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने बताया मुझे फिक्स्ड एंड गिवन टेक्नोलॉजी। जो फिक्स्ड एंड गिवन टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारे इनपुट आउटपुट वाले मॉडल में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हर जगह तो इनपुट रेशियोज की बात कर रहे हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि फिक्स्ड एंड गिवन टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो आपका तकनीकी प्रगति है वो दी हुई है और स्थिर है, इसका मतलब क्या है? आपके यहाँ पर टेक्नोलॉजी किस तरीके की है या टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ का इनपुट रेशियो कैसा होगा। इनपुट रेशियो क्या बताता है? जितना अच्छा आपका इनपुट रेशियो होगा वो ये दिखाएगा कि आप कम इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं। अच्छे इनपुट रेशियो का क्या मतलब होता है? अच्छे इनपुट रेशियो का मतलब होता है कि आप कम इनपुट यूज करके ज्यादा आउटपुट बना सके, यही तो मतलब होगा। तो आप कब जब आप स्टार्ट करेंगे, आप प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, तब तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, आप जितना इनपुट यूज कर रहे हैं आउटपुट बनाने के लिए, वो अनुपात कम करते जाएंगे आप। तो हम वो नहीं चाहते अपने मॉडल में, हम लोग ये चेंज नहीं चाहते। ये चेंज हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम अगर ऐसा इस चेंज को हम अलाउ कर दें, अगर हम कह दें कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हमारे मॉडल में कैलकुलेशन के दौरान, तो हम इनडायरेक्टली ये बात कह रहे होंगे कि हमारा जो इनपुट आउटपुट का जो हम रेशियो निकाल रहे हैं, जो हम टेक्निकल कोफिशिएंट की मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, उनकी वैल्यूज भी चेंज हो रही होंगी। बट हम ऐसा नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम लोग स्टैटिक इनपुट आउटपुट मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। हमने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरह के इनपुट आउटपुट मॉडल, स्टैटिक और डायनामिक। और स्टैटिक और डायनामिक भी फिर फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड। तो हम तो स्टैटिक मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जब कोई चेंज ना हो रहा हो, विद टाइम कोई भी चीज चेंज ना हो रही हो। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि फिक्स्ड और गिवन टेक्नोलॉजी है। थर्ड आते हैं, जो हमने असम्पशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जो आप लोग ने भी लिखा है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल।
कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में आप लोग ये कंडीशंस पढ़ चुके हैं, पैमाने की का स्थिर प्रतिफल। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपका जो भी इनपुट आउटपुट का रेशियो है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपका प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस तरीके का है, Q इज द फंक्शन ऑफ K एंड L। सपोज करते हैं कि हम दो ही इनपुट्स यूज कर रहे हैं, कैपिटल और लेबर। तो ये कहता है कि अगर आपने कैपिटल और लेबर को मान लीजिए डबल कर दिया, 2K और 2L कर दिया, तो आपका आउटपुट भी डबल हो जाएगा, या हाफ कर दिया तो आउटपुट भी हाफ हो जाएगा। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या बताता है कि आप जिस अनुपात में अपने इनपुट्स को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में आपका आउटपुट बढ़ेगा, या जिस अनुपात में आप इनपुट्स को घटाएंगे उसी अनुपात में आपका आउटपुट घटेगा। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का ये मतलब है। तो हम लोग ये जो जितने भी अजम्पशंस हम लोग ये ले रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए ले रहे हैं सो दैट हम अपने मॉडल में कोई भी चेंज ऐसा ना ले रहे हो जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट इम्पैक्ट करे। हम लोग सारी चीजें फिक्स इसलिए ले रहे हैं ताकि मॉडल थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सके, और हम एक्चुअली में जो करना चाहते हैं, जो हम लोग टोटल आउटपुट की वैल्यूज निकालना चाहते हैं, हम उसे फाइंड आउट कर सके। आप लोग बुक्स में पढ़ेगा, हो सकता है आपको और भी असम्पशंस मिल जाएं, बट मेनली ये 3 असम्पशंस आप लोग के इंपॉर्टेंट हैं, तो ये तो आप लोग डिस्कस करिएगा ही। ठीक है। अभिषेक पांडे, हम लोगों ने शुरुआत में 1-2 क्लास में हमने आप लोग के साथ कोई न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस किया। ठीक है। हमने जितना भी सब डिस्कशन किया था वो केवल ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए किया था। ठीक है। तो जहां तक हमने ये फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिराइव किया है वो सारा कुछ आपका थियोरेटिकल पार्ट में जाएगा। द मोमेंट हम इस फॉर्मूले को यूज करके आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, तो वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट में है। तो हम लोग ने जो स्टार्ट किया था कि इनपुट आउटपुट की टेबल से, फिर वहां से सब बैलेंसिंग इक्वेशंस को डिराइव किया और उसको चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, फिर हम लोगों ने इनपुट आउटपुट की मैट्रिक्स निकाली, रेशियो की मैट्रिक्स निकाली, वो सारा कुछ आपका थियोरेटिकल पार्ट में जाएगा जब तक कि आप ये फॉर्मूला नहीं डिराइव कर लेते। जब ये पूरा जो प्रोसेस था इस फॉर्मूले को डिराइव करने का, वो सारा आपका थियोरेटिकल पार्ट है, क्योंकि हमने वहां तक कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए थे। और जब आप न्यूमेरिकल पार्ट में आ गए तो आप सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, पीछे की आपको वर्किंग चाहिए नहीं। तो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इनपुट आउटपुट एनालिसिस या इनपुट आउटपुट मॉडल को एक्सप्लेन करिए, तो न्यूमेरिकल छोड़ के बाकी जितना भी डिस्कस किया आप लोग के साथ वो आप लोग वो सब आप लोग को लिखना है। और लगे कि आंसर थोड़ा शॉर्ट जा रहा है, हालांकि शॉर्ट है नहीं, काफी कुछ है लिखने के लिए, बट अगर लगता आपको लगे कि आंसर फिर भी शॉर्ट है तो आप हॉकिंस साइमन कंडीशन जो आज हमने डिस्कस किया वो भी आप लिख सकते हैं उसमें। न्यूमेरिकल मत डालिएगा, तो सारा कुछ थियोरेटिकल हो जाएगा। शोभा, देखिए एज सच आपको एप्लीकेशन बहुत मिलेगा नहीं। हम लोगों ने एक ही मेन एप्लीकेशन डिस्कस किया है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, वो है आपका इनपुट आउटपुट का एनालिसिस। दूसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का जो एप्लीकेशन है वो आप डिस्कस कर सकती हैं, जो हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस, युगपत समीकरण डिस्कस किए थे, क्रेमर्स रूल और इनवर्स मेथड, तो आप वहां पे डिस्कस कर सकती हैं कि हम लोग जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज कैसे कर सकती हैं, वहां पे आप एप्लीकेशन समझा सकती हैं। और बाकी आप जब इकोनॉमिक्स में मेन बात कर रही हैं तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस को एक एप्लीकेशन के फॉर्म में आप समझा सकती हैं। बाकी एज सच बहुत ज्यादा एप्लीकेशन उस तरीके के नहीं है कि बहुत हम लिस्ट आउट कर दे कि हाँ बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हूँ। तो सिलेबस में भी आप लोगों का, क्योंकि मेन एप्लीकेशन अगर इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो मेन एप्लीकेशन तो इनपुट आउटपुट ही पढ़ा है आप लोगों ने, क्योंकि जो आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो तो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक स्पेसिफिक तो है नहीं, तो वो अलग अलग चीजें हैं। तो एज सच बहुत एप्लीकेशन के नाम से अगर आता है तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे, क्रेमर्स रूल, इनवर्स मेथड को, और इनपुट आउटपुट एनालिसिस को एप्लीकेशन के फॉर्म में डिस्कस कर लीजिएगा। और देखिए जैसा भी क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से अपना आंसर का लेंथ देख लीजिएगा। मतलब ये मत सोचिएगा कि अरे इसमें तो बहुत कुछ पूछ लिया, हम कैसे इतना लिखेंगे। आपको अकॉर्डिंगली अपना आंसर मैनिपुलेट करना पड़ेगा, आपको चूज कर देखना पड़ेगा कि क्या क्या पूछा गया है
और आंसर की लेंथ आपको कितनी रखनी है, उसके हिसाब से आप अपना जो है जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करिएगा, जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं या शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। अनुपम, हॉकिंस साइमन का कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है, मैं कोई डिस्कस नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जो हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसी में आप प्रूव कर सकते हैं। उसमें डिस्कस क्या करना है, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें या अपना कोई अगर आप एग्जाम्पल क्रिएट करें, तो उसमें जब आप ए मैट्रिक्स निकालें अपनी, तो उसमें देख लें कि आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स लेस देन 1 आ रहे हैं कि नहीं। फिर आप अपना i माइनस ए की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लीजिए। उत्कर्ष मिश्रा, हो सकता है। जो आपने लिखा है ना x11 x12 x13, ये इसका मतलब है कि हम लोग कह रहे हैं कि टेबल के अंदर में 3 by 3 की मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि आपके टेबल में आपने 2 सेक्टर्स की बात नहीं की है, आपने 3 सेक्टर्स की बात की है। तो अगर आप 3 सेक्टर की बात कर रहे हैं तो आपका एक रो और एक कॉलम और जुड़ जाएगा। बट यूजुअली एग्जाम में 2 सेक्टर से ज्यादा आता नहीं है। अगर पढ़ाई गई है युक्ति तो कर लीजिएगा, क्योंकि हाबरलर्स की थ्योरी क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब कैसे इन लोगों ने कर्टेल किया मुझे नहीं पता, क्योंकि आगे भी अगर आप लोग इकोनॉमिक्स कहीं पे यूज करते हैं तो वो आप लोग की काम ही आएगी। इट इज एन इम्पोर्टेंट थ्योरी। हाँ उत्कर्ष, वो उसमें हो सकता है, मैंने ही भेजी थी वो पीडीएफ शिवांश को। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भेजी थी, बट जो आपका अनसॉल्व में आएगा आप कभी उठा के देखिए, अनसॉल्व में जितने भी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आए हुए हैं मोस्टली वो आप 2 सेक्टर्स के ही हैं। 3 सेक्टर का इसलिए वो लोग नहीं देंगे क्योंकि इनपुट आउटपुट वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपके पास ऑलरेडी करने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन है। तो अगर उन्होंने 3 by 3 का दे दिया तो फिर आपको इनवर्स निकालने में ही इतना टाइम लग जाएगा और क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यूजुअली हम ये नहीं कह रहे कि 2 से ज्यादा सेक्टर हो नहीं सकते, 3 सेक्टर 4 सेक्टर कितने भी सेक्टर हो सकते हैं। बट यूजुअली जब आप लोगों को कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से आता है तो 2 सेक्टर ही आता है। आपको प्रैक्टिस करना आप 3 सेक्टर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने 3 by 3 मैट्रिक्स का इनवर्स तो निकाला ही है। तो मेन बस चेंज जो 3 by 3 में आएगा वो इनवर्स वाला ही आएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा 3 by 3 में। बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा, कुछ नहीं। तब आपका फाइनल डिमांड में 3 वैल्यूज हो जाएंगी, टोटल आउटपुट की 3 वैल्यूज हो जाएंगी। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, सारी वर्किंग सेम रहेगी, कोई इशू उसमें नहीं है। वो ऐड तो नहीं होंगे, ऐड साइन हो सकता है गलती से लगाओ, मुझे में चेक करना पड़ेगा। ऐड क्यों होंगे, मुझे लगा आपने बस लिखा है कि हाँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं भी देख लेती हूँ। उत्कर्ष, आप मेरी पीडीएफ में किस पेज नंबर पे बात कर रहे हैं बताएंगे मुझे? मैंने जो पीडीएफ भेजी थी उसमें कौन सा पेज? अनुपम, A11 का मतलब है कि आप अपने यहाँ का A11 का मतलब है कि जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की आप आउटपुट की बात कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री के इनपुट की आप बात कर रहे हैं। A11 का ये मतलब नहीं कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। A11 का मतलब है 1 = 1, तो 1 = 1 का मतलब है जिस सेक्टर के आउटपुट की आप बात कर रहे हैं उसी सेक्टर के इनपुट की आप बात कर रहे हैं। अब वे A11 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो तो कैलकुलेट करके ही पता चलेगी, और वो वैल्यू आपको ये नहीं बताएगी कि आप जो है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट है या नहीं। वो आपको ये बताएगा कि इनपुट आउटपुट का रेशियो क्या है। तो रेशियो तो हमेशा एक नंबर ही होगा ना, 1 होगा, 1 से कम होगा, एट द मोस्ट तो 1 ही हो सकता है।
तो वो रेशियो आपको बताएगा कि आप इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो रहा है या नहीं। और जब वो हो रहा होगा तो फिर वो फीजिबल नहीं है, क्योंकि अगर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हुआ तो वैल्यू 1 आ जाएगी A11 की या A22 की। और अगर वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब है आप जितना आउटपुट बना रहे हैं उतना ही इनपुट आप लगा रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। अनुपम, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं उसमें उस पे जाइए, और जो मैंने आज डिस्कस किया है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए, आपको क्लियर होगा। और अगर तभी भी नहीं समझ में आया तब हम लोग डिस्कस करेंगे। पेज 4 की आप बात कर रहे हैं? पेज 4 में क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें स्टील, कोल, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, लेबर, इन सब की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं उत्कर्ष, या क्वेश्चन 3 के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं? वो जो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले थोड़ा सा दिया हुआ है, आप उसकी बात कर रहे हैं? आपने मेरी मैट्रिक्स की क्लासेस किया था, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की क्लासेस? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उत्कर्ष? रो इज मल्टीप्लाइड इनटू कॉलम। तो ऐड ही तो करेंगे ना। जो जिस पेज पे आप मुझे देखने को कह रहे हैं, चौथे पेज पे, उससे जस्ट एक पहले का जो पेज है, थर्ड पेज, उस पे जो लास्ट मैट्रिक्स डिस्कस की हुई है उसको देखिए। उस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0.401, और उसके बाद एक 3 by 3 की मैट्रिक्स दी हुई है जो कि आपका I-A की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट है, और इनटू आपका फाइनल डिमांड की मैट्रिक्स है जिसमें आपका कॉलम मैट्रिक्स है 100, 40 और 50। तो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट ऐड ही तो 0.75 इंटू 100 प्लस 0.42 इंटू 40 प्लस 0.40 इंटू 50 एंड सो ऑन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले जाके एक बार रिवाइज करिए, आप भूल गए हैं, क्योंकि हमें तो सिंगल क्लास चाहिए। देखिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप लोग सब भूल जाएंगे। जाके एक बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिविजिट कर लीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि उन्होंने डिटर्मिनेंट से पहले नहीं डिवाइड किया, डिटर्मिनेंट से बाद में डिवाइड कर दिया है। तो उससे कोई इश्यू नहीं है, आप चाहे पहले डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके इनवर्स निकालिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, या पहले आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। हाँ, तो इसीलिए आप लोग आंसर बाद में देखिए, पहले खुद सॉल्व करिए। आप लोग आंसर मत सीधे जाइए। अब उसमें सोल्यूशन दिया हुआ है अलग बात है, बट आप लोग पहले अपने एंड पे सॉल्व करिए। हम आप लोग की जगह होते तो क्या करते, सिर्फ पहले क्वेश्चन सॉल्व करते, बाद में आंसर चेक करते। तो आंसर पहले मत देखिए, तरीका आप लोगों को पता है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, तो आप लोग सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करिए। अगर आंसर बाय द वे मैच नहीं करता तब चेक कर लीजिए कि कहाँ गलती हुई है। चलिए ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग डिफरेंस इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, अंतर समीकरण। आज की क्लास यहीं पर ओवर कर रहे हैं फिर हम। बाकी फिर कभी आप लोग को जो डाउट होगा हम लोग फिर किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे।
है।